हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ही आपको हमने ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेसन प्लानिंग के बारे में समझाया है एक वीडियो के द्वारा, और अभी हम उसकी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो उसके सभी पॉइंट्स को हम ले लेंगे। आपने देखा होगा अगर पहले वाली वीडियो आज ही की, तो उसमें ये समझाया था, जिसमें पॉइंट्स हमको ये वाले कवर करने हैं: एक्सपीरियंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, कंसेप्ट मैपिंग, सोशल इंक्वायरी अप्रोच एंड क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, इनके पॉइंट्स के बारे में बता दिया गया था, तो वो आप देख सकते हैं अगर समझना चाहते हैं तो। और बाकी यहाँ एसएसटी का हम प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के बारे में लिया गया है। क्लास कोई भी ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है, बस आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए ओनली। ओके, तो यहाँ देखिए आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको प्लेन पेपर ही लेने होंगे ना, मतलब फाइल सिंपल वाली हैं ये, लाइनिंग वाली। और जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देखा था लेसन प्लान का अलग ही फॉर्मेट था, वैसा नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा आसान है, अगर समझ के करेंगे थोड़ा सा तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में हमें काफ़ी सोचना पड़ रहा था। यहाँ पे 2-3 पेज में ही ख़त्म हो जाता है हमारा काम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट बता रहे हैं, क्लास, टॉपिक एंड टाइम, बस इसी तरीके से मेंशन करना है। टाइम आपका 40 मिनट से 1 आवर तक को आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड। अब इसमें आप जो जैसे हेडिंग्स देखेंगे, आपको अगर इंग्लिश में हेडिंग्स मिल रही हैं तो आप वैसे भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉलेज में इसी तरीके से प्रेजेंट किया गया था, तो वैसे तैयार किया गया है। ठीक है ना, तो जहाँ पे हिंदी का मिल रहा है आप हिंदी का देख लीजिए, इंग्लिश में अगर लिखा हुआ हेडिंग मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया हुआ है। तो एबिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है: डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले आपने अगर देखा हो वीडियो में जो समझाया गया था, जो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो एक्सपीरियंशियल अप्रोच में सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस लिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, कक्षा में छात्रों को की 2 टोलियां बनाकर लोकसभा राज्यसभा का गठन किया गया। अध्यापक राष्ट्रपति की भूमिका में है। एक साधारण विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का अभिनय किया गया है। विधेयक किसी भी सदन के छात्र द्वारा पेश किया गया है। विधेयक पारित करने के लिए उपस्थित सदस्यों का मत लिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा दी है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं, और किसी भी सदन में पहले पारित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये किसको विधेयक के बारे में क्योंकि बात की जा रही है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, क्या ऑब्जर्व किया और क्या उसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो अध्यापक ने रोल प्ले के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि साधारण विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है, किसी भी सदन में विधेयक कब पारित होता है, सभा का सभापति अपना मत कब दे सकता है, और विधेयक के दोनों सदस्यों के पास होने के बाद, सदनों के पास होने के बाद किसके हस्ताक्षर से कानून बनता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हो गई और उसका रिफ्लेक्शन हो गया। ऑब्जर्व करते हुए कि बच्चों को समझ में आया है या फिर उनको इस बारे में पता है, तो वो इसका आंसर्स करेंगे। ठीक है ना, फिर फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, आप अपने तरफ से कुछ चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, उनको कंसेप्ट और क्लियर कर रहे हैं, जिसमें साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं। पहला वाचन के बारे में बताया, दूसरा वाचन के बारे में बताया, ठीक है, ऊपर जो थे वो कॉमन क्वेश्चंस थे, और तीसरा वाचन बताया। इसके बाद में नेक्स्ट जब चले तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं और कानून बना दिया जाता है। अब ये जो आपने सारी की सारी नॉलेज दे दी बच्चे को, इसके लिए फिर आपने टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, आपने कुछ और क्वेश्चंस दिए नई तरीके के, जिससे वो अपना आंसर कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, तो आपने कुछ 2-3 प्रश्न कर लिए, तो यहाँ 3 प्रश्न हैं। साधारण विधेयक को कितने चरणों में पारित किया जाता है, बता दिया। अब आपने जो नॉलेज दी थी उसी बेसिस पे तो क्वेश्चन है ये, इसलिए टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन हो गया। कानून बनाने के लिए किन सदनों में विधेयक पारित किया जाता है, ये बता दिया। और विधेयक में किस लिए भेजा जाता है। ठीक है, आगे इसका ही दूसरा प्लान एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच का, सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक एंड टाइम आप बता देंगे। ठीक है, एबिलिटीज़, डाइवर्जेंट, इंडक्टिव, कन्वर्जेंट और डिडक्टिव, यही सारी हैं। फिर कंक्रीट एक्सपीरियंस, इसमें आपने देखिए यहाँ बता दिया, यहाँ आपने एक तरीके से प्रेजेंट कर दिया। प्राथमिक उपभोक्ता है ना, सूर्य, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं और किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, कुछ ये आपने प्रेजेंटेशन दे दी, देखा भी होगा आपने पहले ये, है ना, इन सब के बारे में। फिर ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि फिर से आपने एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसके आधार पे आपने बच्चों से क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको कि कोई भी एक छोटा सा इस तरीके से प्रेजेंटेशन शो कर देना है ना, एक फॉर्मेट शो करना है और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछ लेने हैं। तो आपने क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए। ठीक है, इसके बाद में
जर्नलाइजेशन या कहेंगे फॉर्मिंग न्यू कंसेप्ट, तो आप नई इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपने बता दिया 3 भागों में पारिस्थितिक तंत्र बटा हुआ है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसको आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपने दी उसी को टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, तो आपने उसी के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप बच्चे को फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन करते थे और उसी के आधार पर इवेल्युएशन क्वेश्चन कर लेते थे। तो आपने ऊपर ये फॉर्मिंग कंसेप्ट्स बताए, है ना, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स उनके क्लियर किए, थोड़ी और नॉलेज दी टॉपिक के बारे में, और उसके बाद में लास्ट में क्या कर दिया आपने, इवेल्युएशन कर दिया एक प्रकार से न्यू सिचुएशन में। ओके, ये 2 लेसन प्लान हो गए, है ना, मतलब 2 पार्ट हो गए आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, जिसमें जो प्रकरण है, टॉपिक लिया गया है स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में हेडिंग मिल गई तो आप हिंदी में कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत होने वाली है। सो इसी तरीके से आपने कर लेना है। देखिए अब क्या है, समस्या का चुनाव करेंगे पहले, फिर उपकल्पना का निर्माण करना। आपने देखा हो तो वहाँ पे था फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस लिखा हुआ था ना जब समझाया था पिछले वीडियो में। फिर उपकल्पनाओं के क्रियाओं द्वारा लागू करना, फिर है निष्कर्ष निकालना। इवैल्यूएशन ही है लास्ट में सभी का। तो देखिए अब देखिए समस्या की पहचान। तो सबसे पहले समस्या की पहचान के बारे में इन्होंने लिख दिया कि क्या थी समस्या उस टाइम पे, ओके, कि क्यों हुआ था वो असफल। फिर उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पना के बारे में छात्रों से उन्होंने पूछा, है ना, जैसे यदि किसान मजदूर एक होकर किसी भी समस्या के बारे में सोचेंगे तो समस्या अवश्य हल हो जाएगी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब क्या विचार थे, अगर सफल हो सकता था आंदोलन तो उसकी क्या हाइपोथेसिस हो सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ दे दी। जैसे आगे दे दिया अंग्रेजी शिक्षा नीति की आलोचना द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे इन उपकल्पनाओं का क्रियान्वयन करना। अब इस पर हमें अप्लाई करना है कि कुछ इसके ऊपर काम किया जाए। सोच तो लिया, अब आगे कैसे करें, तो ये कुछ बातें बता दी, आप पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष आ गया। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी पूर्व योजनाबद्ध तरीके से करते तो यह स्वतंत्रता संग्राम अवश्य सफल होता, ठीक है। कहने का मतलब एक प्रॉब्लम थी, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फिर से, मतलब ये 4th लेसन प्लान हो गया। नाभिकीय सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये आपकी इंग्लिश वाली हेडिंग्स आ गई, जैसे पीछे हिंदी में लिखी हुई थी, आप चाहें तो वो वाली हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे सेंसिंग का प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेशन करा, एक्सप्लोरेशन की, उसकी एविडेंस कलेक्ट किए, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया, डेटा को एनालाइज किया, फिर उसके बाद में उसकी हमने इंटरप्रिटेशन की और इवेलुएट किया, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स वैसे ही हैं। ओरिएंटेशन मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्व आप पता करेंगे कि है क्या, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सॉल्व कैसे हो सकती है, ठीक है, उपकल्पनाएं आपने बनाई हैं, ठीक है, उसका फिर उपकल्पना पे काम किया जाएगा तो वो एक्सप्लोरेशन हो गई, ठीक है। और फिर एविडेंसिंग, एविडेंस कहाँ कहाँ से मिला आपने, ठीक है, उसके बारे में कहाँ से पता किया है। फिर जनरलाइजेशन, ठीक है, यहाँ ये पूरा हो गया। तो ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं, ज़रा सी, ठीक है, उनके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है बस। फिर कंसेप्ट मैपिंग की अगर बात करें तो शक्ति के संसाधन की बात की जा रही है। यहाँ पे ये हेडिंग्स आप यही वाली लिख लेंगे, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है की कंसेप्ट और सब कंसेप्ट को, उनको फिर एक सेकेंड, फिर ये आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन की कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट का, फिर उनको लिंक किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है कंसेप्ट मैप, ठीक है। तो ये आपके एबिलिटीज़ हैं, लेकिन कंसेप्ट मैप में ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता है, सिर्फ सीधे सीधे ना एक मैप तैयार करके दिखा देना होता है। तो ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बताया, ठीक है। और देखिए अब जैसे इसके स्रोत बता दिए, परंपरागत ये वाले हैं, गैर परंपरागत ये वाले हैं, ठीक है। और इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें बता दी, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, जल विद्युत के लिए सिंचाई तथा मत्स्य को बढ़ावा, मतलब इनसे क्या क्या हमें काम आने वाले हैं। कोयला से आसानी से परिवहनीय और पेट्रोल रसायन का आधार, ठीक है। ऐसे ही आगे औरों के बारे में बता दिया। तो ऐसे ही कर लेना है सिर्फ कि क्या है, एक कंसेप्ट, एक मैप तैयार करेंगे, ठीक है ना। आपको समझाया था जैसे पिछली वीडियो में समझाया था कि फॉर्मेट से आपको तैयार कर देना होता है, कुछ एरोज वगैरह लगा के, और उसके बारे में इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा लिख दिया कि किस काम आने वाले हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट मैपिंग का संचार तंत्र, तो यहाँ पे भी वही एबिलिटीज़ डेवलप होनी है। इसके बाद में ये सीधा सीधा आपने एक मैप तैयार कर दिया संचार तंत्र के बारे में, ठीक है, जिसमें
ये इधर दिया है, लिखित साधन के बारे में बताया, मौखिक साधन के बारे में। लिखित साधन में भी डाक खाना है, मोबाइल फ़ोन, फैक्स और ये नवीनतम साधन है। डाक खाने को और आगे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के बारे में बता दिया, फैक्स के बारे में बता दिया। फिर नवीनतम साधन हमारा कंप्यूटर है, जिसके बारे में और आगे इसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक फॉर्मेट से तैयार हो जाता है। आगे ये मौखिक साधन जो है उसको इधर तक ले आए। टेलीफोन के बारे में बताया, तो टेलीफोन का पीसीओ बूथ हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें लोकल कॉल होती थी, एसटीडी होती थी और इंटरनेशनल कॉल होती थी, ठीक है ना। स्थिर फ़ोन होते हैं टेलीफोन में भी, और मोबाइल फ़ोन अब जो चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये एक मैप तैयार हो गया, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट सोशल इंक्वायरी अप्रोच है। सोशल इंक्वायरी में क्या है, एबिलिटीज़ ये आपने बता दी यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो। जैसे प्रॉब्लम आप पता करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन, डाटा कलेक्ट करेंगे, जनरलाइजेशन, इंक्वायरी करेंगे और सोशल सेंसिबिलिटी होगी। देखिए अब इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहले स्थिति परिचय। स्थिति क्या है, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्थिति कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने परिचय दिया कि स्थिति क्या बनी हुई है, ठीक है। अब इस पर आप हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, अपनी उपकल्पना कि लड़कियों की वास्तविक शक्ति को ना पहचान कर पाने के कारण कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, मतलब क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। उसके बारे में आपने ये हाइपोथेसिस करी है। इसके बाद इसकी छानबीन की गई है, पर्यवेक्षण, ठीक है। फिर साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, प्रमाण बताया इस चीज़ का, जैसे कि स्वयंसेवी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ रिट डाली है। इस संदर्भ में भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों से भी पता चलता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है, प्रमाण ही तो ये। फिर सामान्यीकरण क्या है, ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, मतलब ऐसा क्या कंसेप्ट है, इनके पीछे की सोच क्या है समाज की, है ना, वो हमारा सामान्यीकरण हो गया। और लास्ट में आपने निष्कर्ष देते हुए ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, जैसे यहाँ पे सोशल इंक्वायरी में कुछ ऐसी टॉपिक लेने हैं आपको जो सोशली एक्टिव हों, है ना, सोसाइटी का उस पर इम्पैक्ट पड़ता हो। जैसे नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। एबिलिटीज़ तो वही पॉइंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है ना, स्थिति क्या बनी हुई है। फिर उपकल्पना आ गई, विचार क्या क्या है इसके बारे में। फिर देखिए छानबीन हो गई, ठीक है ना। फिर प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके, सामान्यीकरण आपने बता दिया कि इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद निष्कर्ष देते हुए ख़त्म हो गया, ठीक है। लास्ट एक और है आपका ये क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच। क्रिएटिव राइटिंग में लिखने की कला को समझ रहे हैं, ठीक है, जिसमें थिंकिंग हो रही है, एक्सप्रेस कर रहे हो आप, क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि लिखेंगे तो जब भी ना, जब सोच विचार किया जाएगा थोड़ा, क्या आपकी सोच क्या है इसके बारे में, ये जानना चाह रहे हैं बच्चे की, इसकी इससे लिखने की जो एबिलिटी है, उसके थॉट्स प्रोसेस जो हैं वो एनहेंस होंगे। टॉपिक क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए सबसे पहले इन्होंने बता दिया मेथड, शिक्षक छात्रों से अखबार की कटिंग, पत्रिका, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहेंगे। जब छात्र पूरी सामग्री इकट्ठा कर लेंगे तो छात्रों से अध्यापक द्वारा प्राप्त सामग्री पर या उसके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर लेख लिखने को कहा जाएगा। पहले डेटा इधर उधर से कलेक्ट किया और फिर उसके आधार पर बच्चों से कहा कि आप अब अपने अनुसार इसके ऊपर लिखो। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर निबंध लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताया। एडवर्टाइजमेंट्स से लिए गई हैं ये चीज़ें, जो बच्चों को पता चली हैं तो वो लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्लर है ये, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, मैं अलग से लिख के डाल दूँगी टेलीग्राम पर इसका PDF, ठीक है ना। ये ऐसा ही अवेलेबल हो पाया है, मतलब मेरे पास अरेंज हो पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा है। चलो ठीक है, आपको ये साफ़ होकर PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आए तो। देखिए नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, करप्शन एंड ब्लैकमेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ऊपर लिखना चाहते हैं तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ इंग्लिश में आ गया है, तो ये वाला पार्ट आप हिंदी में लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेथड आप बता देंगे, टीचर कहते हैं बच्चों से कि आपको न्यूज़पेपर का कटिंग्स वही सेम है पिछले वाले की तरह, करप्शन, ब्लैक मनी और हवाला कारोबार पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग इकट्ठा करनी है, ठीक है। वीक की या मंथली जो भी आते हो। डिक्लेरेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्या है, हाई डिनोमिनेशन नोट्स ऑन November 8, 2016 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नोट आया था अखबार में, उसके ऊपर निकाला है, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी देना चाहें, बताना चाहें बता सकते हैं, सिंपली भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टीचर कहते हैं कि अखबार में से ये इस टॉपिक के ऊपर आपको कटिंग इकट्ठा करनी है और फिर सिंपली उसके ऊपर आपको लेख लिखना है, ठीक है।
ठीक है ना। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस आपने बताया कि यहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। रेफरेंस वही तो होता है कि आपने जो डेटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया, ठीक। फिर इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, मतलब सीधा सीधा क्रिएटिव राइटिंग में कंटेंट बताना है कि आपने कहाँ से उसको इकट्ठा किया, बच्चों को कहाँ से कहा उसको कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद बच्चे से कहा कि उसके अनुसार जो भी आपके पास डेटा है आपको ऐसे लिखना है। तो करप्शन के ऊपर ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। इसमें भारत में भ्रष्टाचार के कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय बताए जा रहे हैं, ओके। और लास्ट में आपका निष्कर्ष या उपसंहार आ जाता है। आई होप हेल्प करेगा आपको ये कंटेंट, ये वीडियो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉल्व की जाएगी आपकी क्वेरी। और यहाँ ये आपके 10 लेसन प्लान SST के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।